हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निम्स में। तो आज हम लेके आए हैं प्रारंभ सीरीज का अगला लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज, है ना। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में देख ही लिया होगा कि हम लोगों ने टोटल 2013 से लेकर 2023 तक पिछले 5 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज देख लिए हैं। कौन कौन से हैं वो चैप्टर्स? यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर। ये हमारा छठवां लेक्चर होगा क्लास 11 का, जो कि बेस्ड होगा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो जैसा कि हर बार आपको कहा जाता है वीडियो के पहले कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर से टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो अगर हम नीट 2023 मणिपुर में देखें तो टोटल 3 क्वेश्चन थे। नीट 2022 फेज 2 में 2 क्वेश्चन, फेज 1 में भी 2 क्वेश्चन थे। नीट 2021 में 1 क्वेश्चन था, 20 में 1 क्वेश्चन था, 19 में 1 क्वेश्चन, 18 में 1 क्वेश्चन, 17 में 1 क्वेश्चन। इसके अलावा 2016 के फेज 2 में 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एआईपीएमटी 2015 का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें 2 पेपर थे। एआईपीएमटी 2014 में 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा 2013 नीट कर्नाटका में 1 क्वेश्चन था और नीट 2013 का जो मेन एग्जाम था उसमें भी 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कुल मिला के हो रहे हैं टोटल आपके 21 क्वेश्चन। ठीक है, तो इन 21 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन को आपको पहले पॉज करके सॉल्व जरूर देखना है। ठीक है, तो आउट ऑफ 21 आपको बताना है कि लास्ट में कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए, या फिर ऐसा मान लीजिए कि आपका 84 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि आपको एट द एंड टोटल कितने मार्क्स मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस। वैसे तो जैसा आपको पता है कि आज हमारा चैप्टर है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, तो फिर मैं सिलेबस वर्क एनर्जी पावर और रोटेशनल मोशन का क्यों लेके आया हूं? क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपका जो भी कोलिजन वाला टॉपिक है वो वर्क एनर्जी पावर में दिया गया है, और इसके अलावा सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक रोटेशनल मोशन में दिया गया है। ठीक है, तो देख लें एक बार सिलेबस क्या है। सिलेबस अगर आप कोलिजन में देखोगे तो इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन है सिलेबस में इन 1 and 2 डायमेंशन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह भी सिलेबस में है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं रोटेशनल मोशन में कौन कौन से टॉपिक आता है सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क। अच्छा, ये तो हम लोग के रोटेशनल मोशन के टॉपिक्स हो गए, है ना। तो सेंटर ऑफ मास के इतने टॉपिक्स हैं टोटल, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, और इसी के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा नीट 2023 मणिपुर में। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? अ बुलेट ऑफ मास m हिट अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इलास्टिकली। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है आपका। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट। तो देखिएगा, एक चीज है, यहाँ पे कोलिजन किस टाइप का है? इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर कब होता है? मैक्सिमम, एक बार मैं लिख भी देता हूं, देखिएगा। अगर आपका कोलिजन है इलास्टिक टाइप का, तो इलास्टिक कोलिजन में आपके मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है जब दोनों मास सिमिलर हो। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। ओके, अगला क्वेश्चन भी नीट 2023 मणिपुर में आया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 2 पार्टिकल A and B इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन at an instant when the speed of A is v and B is 3v, then speed of center of mass, है ना। तो आपके पास पार्टिकल A है, पार्टिकल B है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। उस वक्त पर A की स्पीड मान लीजिए v हो जाती है, B की स्पीड 3v हो जाती है। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी। तो एक बात बताइएगा मुझे, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है? आप एक चीज देखोगे कि यहां पर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये इंटरनल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू है 0, है 0। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल फोर्स मतलब 0, मतलब m into a इज इक्वल्स टू 0, और जब आपका कोई एक्सेलरेशन लग नहीं रहा, मतलब आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज है नहीं। या फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तभी आएगी, सेंटर ऑफ मास तभी चेंज होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर 0। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपका नीट 2023 मणिपुर का। एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। होपफुली आपने खुद से पॉज करके सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अ 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक अ वॉल विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल एंड रिफ्लेक्ट एट सेम एंगल, है ना। तो क्या बोला है? इफ इट रिमेन इन कांटेक्ट विद द वॉल फॉर 0.1 सेकंड देन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज। ठीक है, चलिए एक बार पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग वॉल। तो ये बन गई आपकी वॉल, और ये हम लोग एक बना ले रहे हैं यहां से हॉरिजॉन्टल।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं बॉल क्या है, बॉल की स्पीड क्या है। तो यहाँ पे मान लीजिए बॉल है, मान लीजिए 1 kg का ऑब्जेक्ट है, वो इसको यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है और सेम एंगल से आगे जा रहा है, ठीक है। देखिएगा इसका मास 1 kg है और बोल रहा है इसका एंगल 60 डिग्री है, किससे, विद द वॉल, वॉल से आपका एंगल 60 डिग्री, ठीक है। अगर वॉल से एंगल 60 डिग्री है, इफ इट रिमेन इन कांटेक्ट फिर 0.1 सेकंड के लिए है, देन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, वॉल पर टोटल कितना फोर्स लगा रही होगी वॉल, आपको ये बताना है, ठीक है। एक बात बताइए, अगर वॉल से 60 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है तो 60 डिग्री एंगल पर ही रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स निकालें तो चलिए पहले निकाल लेते हैं हम लोग कंपोनेंट्स, ठीक है। देखिएगा कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, इसको हम लोग सीधे सीधे चलाएंगे, ठीक है। इसका मैं मास मान लेता हूं m, इसका भी मास मान लेता हूं m, तो इसका और इसकी वेलोसिटी इधर साइड के लिए v है और इसकी वेलोसिटी आगे साइड के लिए v, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका mv। अब एक बात बताइए, ये 60 डिग्री है तो आपका ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, तो इधर साइड बन जाएगा आपका mv cos थीटा, इधर साइड बन जाएगा आपका mv sin थीटा, mv sin थीटा, ठीक है। दूसरे कलर से आप इस वाले ब्लॉक का देखते हैं, ठीक है। किस कलर से कर लें, पिंक से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसे हम लोगों ने आगे बढ़ाया, तो इधर साइड क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी। अब एक बात बताइए, ये 60 डिग्री एंगल है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका mv cos 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mv sin 60 डिग्री। तो एक बात बताइए, वॉल पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा फोर्स होगा, ये वाला फोर्स होगा ना, और ये दोनों फोर्स किधर लग रहे हैं, टुवर्ड वन साइड। तो आप अगर निकालोगे द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज, ठीक है, तो F ऑन वॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा, देखिए एक तो ये दोनों फोर्स आपस को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो इन्हें आप हटा दीजिए, ये फोर्स लग रहा होगा आपकी वॉल की तरफ, मतलब mv sin 60 डिग्री प्लस mv sin 60 डिग्री, देख लेते हैं, देखिएगा mv sin 60 डिग्री प्लस mv sin 60 डिग्री, ठीक है। तो आ गया आपका 2mv sin 60 डिग्री, मतलब 2 इंटू मास था आपका 1 kg, वेलोसिटी थी आपकी 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितनी थी आपकी 1 मीटर पर सेकंड इंटू sin 60 डिग्री वैल्यू हो जाती है √3/2, ठीक है। ये 2 से 2 आपका कट गया, मुझे लगता है हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, जस्ट वेट अ सेकंड, ओके, ठीक है। हमें निकालना फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ वॉल इज, ठीक है, हम लोगों ने ये मोमेंटम निकाला है ना, और आपको पता है F = dp/dt हमें लगाना पड़ेगा अभी, चलिए देख लेते हैं अभी। तो हमारा निकलेगा क्या, ये हमारा निकल जाएगा, फोर्स नहीं निकलेगा, ये हमारा निकल रहा है मोमेंटम, वेरी सॉरी, यहाँ पे हमारा निकल रहा है ये मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमारा √3, और मोमेंटम इज इक्वल टू अगर हमारा √3 निकला तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम है √3 और टाइम है 0.1 सेकंड, तो आपका फोर्स निकल के आ जाएगा 10√3 न्यूटन, 10√3 न्यूटन। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल 10√3 न्यूटन आपका दिया ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं अगर देखा जाए तो, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली करने की कोशिश करी है, पर अगर आप देखोगे कि हम लोगों ने एक तो इस वेलोसिटी को लिया माइनस इस वेलोसिटी को, तो डेल्टा p इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv sin थीटा माइनस ऑफ माइनस mv sin थीटा, मतलब अगर आप देखोगे तो ये वाली वेलोसिटी इधर नहीं इधर साइड आ रही है, मैं कोई और कलर लेके बनाता हूं तो बेटर रहेगा, इसको इससे देखते हैं, देखिएगा ये वेलोसिटी इधर आ रही है तो इसके दो कंपोनेंट ऐसे बनने चाहिए, ये इधर साइड पे बनेगा आपका mv cos थीटा इसका भी, और इधर साइड पे बनेगा mv sin थीटा इसका भी, समझ रहे हो आप, मतलब ये वाला कंपोनेंट जो मैंने ऊपर बनाया ये थोड़ी सी गलत है, ये वाला हमारा बनना चाहिए mv sin थीटा इधर, वेरी सॉरी, mv sin थीटा इधर। तो डेल्टा p जो हम निकालते हैं वो ऐसा निकालते हैं mv sin 60 डिग्री माइनस ऑफ माइनस mv sin 60 डिग्री, माइनस ऑफ mv sin 60 डिग्री, तो ये बन जाता हमारा 2mv sin 60 डिग्री। हम लोगों ने ये कंपोनेंट आगे करके निकाल दिया है, बात वही है, इसको हम लोगों ने डायरेक्ट उल्टा कर दिया, पर असलियत में ये चीज है, अगर आप फील करने की कोशिश करो तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो 2mv sin 60 डिग्री हम लोगों ने आगे कुछ इस तरीके से किया हुआ है, 2mv sin 60 डिग्री आप यहाँ पे देख सकते हो, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके डेल्टा p की, ठीक है। F = डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, तो हम लोगों ने 10√3 आंसर निकाल दिया, समझ आ गया प्रॉपर्ली। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया हमारा नीट 2022 फेज 2 में, क्या कहता है, अ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ऑफ मास 5 kg हैविंग लीनियर मोमेंटम ऑफ 0.3 kg into मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, है ना। तो आपसे बोला है कि आपको डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए क्या दिया गया है, लीनियर मोमेंटम आपको दिया गया है, मास दिया गया है और टोटल टाइम पीरियड दिया गया है।
ठीक है, तो सॉल्व करें इसे। होपफुली आपने खुद से सॉल्व कर ही लिया होगा इसे। आपको पता है कि मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम कितना है, मोमेंटम है 0.3 मीटर पर सेकंड। मास कितना है, मास है आपका 5 ग्राम, मतलब 5/1000 केजी इनटू वेलोसिटी देख लीजिए। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300/5, मतलब कितना निकल के आ जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकल के आ गई आपकी, ये निकल के आ गई आपकी वेलोसिटी। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस। तो अगर आपके पास वेलोसिटी है, टाइम है, तो डिस्टेंस तो आप निकाल ही लोगे। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 60 और टाइम है आपका 5 सेकंड। तो कितना डिस्टेंस निकल के आ गई, डिस्टेंस निकल के आ गई आपकी 300 मीटर। ठीक है, समझ में आया कैसे आया ये डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारी निकल के आ गई 300 मीटर, जो कि आपकी दी गई है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लिया आपने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया हमारा नीट 2022 फेज 2 में। ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड। अच्छा, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब नीट में असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करके जाना ही है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ओके, ठीक है, असर्शन है व्हेन अ फायर क्रैकर दैट इज रॉकेट एक्सप्लोड इन मिड एयर। ठीक है, तो आपका फायर क्रैकर जो है वो अगर एक्सप्लोड कर गया मिड एयर में, तो क्या होगा, इट्स फ्रेगमेंट फ्लाई इन सच अ वे दैट दे कंटिन्यू मूविंग इन सेम पाथ। तो वो सेम पाथ में मूव करे। ऐसा कभी हो सकता है, एक बात बताइए, आपके पास कोई फायर क्रैकर है, फायर क्रैकर मिड एयर में टूट गया, तो इसके कुछ कंपोनेंट इधर जाएंगे, कुछ कंपोनेंट इधर जाएंगे, कुछ सीधे जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे, क्योंकि अगर एक्सप्लोड हुआ है तो इधर उधर तो जाने चाहिए। लेकिन इसमें बोल रहा है कि इट्स कंपोनेंट, ओके, इट्स दे मूविंग टू बी इन सेम पाथ which the firecracker would have followed had it not exploded। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि अगर फायर क्रैकर ऊपर जाते वक्त बीच एयर में टूट जाता है, तो उसके कंपोनेंट उसी रास्ते को फॉलो करेंगे जिस रास्ते में वो ओरिजिनली जा रहा था। ऐसा संभव है क्या, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब वो फूटेगा तो कंपोनेंट इधर उधर जाएंगे जरूर। हाँ, ये बात जरूर है कि उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वही रहेगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, रीजन में क्या है। ये तो गलत है, देखिए सेक्शन। रीजन क्या है, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर और रॉकेट अकर ड्यू टू इंटरनल फोर्स। ये सही बात है, इंटरनल फोर्स ओनली एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दिस। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इसमें, ये बात तो बिल्कुल सही है। असर्शन आपका गलत हो गया, लेकिन रीजन आपका सही है। देखिए, ऐसा किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, असर्शन इज नॉट करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर रॉकेट मिड एयर में टूट रहा है तो उसके कंपोनेंट इधर उधर ही जाएंगे, सेम दिशा में तो नहीं जाएंगे। हाँ, उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमेशा उसी पोजीशन में चलेगा जिस पोजीशन में वो तब जाता है जब वो एक्सप्लोड नहीं होता। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, नीट 2022 फेज 2 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके साथ ही हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा नीट 2022 फेज 1 में आया है। क्या कहना है क्वेश्चन, अ सेल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, है ना। तो आपके पास एक शेल है जिसका मास m है और वो इनिशियली रेस्ट में है। इट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, 3 फ्रेगमेंट्स में टूट रही है जिनका मास है 2:2:1। इफ फ्रेगमेंट हैविंग इक्वल मास fly off along mutually perpendicular direction with speed v, then speed of third that is lighter fragment is। ठीक है, चलिए एक बार डायग्राम बना के देखते हैं। ये वाला देखिए, आपके पास एक फ्रेगमेंट था, वो जब टूटेगा तो 3 में टूटेगा, एक 2 किलो का, दूसरा भी 2 किलो का और तीसरा 1 किलो का। ठीक है, अगर हम इनकी डायरेक्शंस ड्रॉ करें, देखिएगा तो जो 2-2 किलो वाले हैं वो परपेंडिकुलर जाएंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। समझ रहे हो, इसका मास आपका हो गया है 2m, इसका भी मास हो गया आपका 2m और तीसरे वाले का मास होगा m। एक बात बताइए, अगर जो सेंटर ऑफ मास है आपका वो बैलेंस होगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स के कारण ये सब टूटता है और इंटरनल फोर्स में आपका सेंटर ऑफ मास हमेशा बैलेंस रहता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो जो इसका मोमेंटम आएगा वो करीब करीब इसके मोमेंटम के बराबर होगा। मतलब आपको पता है कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन का। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन का। आपको एक चीज पहले ही क्वेश्चन में बोल दी है कि जो इक्वल मास है वो परपेंडिकुलरली जा रहा है। अगर परपेंडिकुलर जा रहा है, इसका मास 2m है और मैं मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी, देखिए दोनों स्पीड v से जा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी फिर v है, इसकी वेलोसिटी फिर v है। तो अगर हम इन दोनों का क्या निकाल लें, इन दोनों के लिए हम लोग निकाल लें मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा mv, इसका भी मोमेंटम हो जाएगा mv, ठीक है, सॉरी 2mv, इसका भी हो जाएगा 2mv। तो इन दोनों का नेट मोमेंटम क्या होगा, 2√2mv। इन दोनों का नेट मोमेंटम क्या होगा,
2√2mv। और मैंने कहा मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब इसका भी मोमेंटम, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूं v डैश है, तो इधर का मोमेंटम इधर के मोमेंटम के बराबर होगा, तभी आपके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कांस्टेंट रहेगी। तो आप कह सकते हो कि मोमेंटम मतलब मोमेंटम ऑफ दीस टू इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दिस, मतलब 2√2mv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू वी डैश। ठीक है, m तो कांस्टेंट है, चलिए आगे कट कर देते हैं। तो ये m से आपका ये m कट गया, तो v डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, v डैश इज इक्वल टू आ गया आपका 2√2v। v डैश इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 2√2v। समझ आया आपको प्रॉपर्ली ये कांसेप्ट? देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नीट 2022 फेज 1 का ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया हमारा नीट 2022 फेज 1 में फिर से। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे कहता है टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg respectively are connected to the two end of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass। ठीक है, the distance of center of mass of the system from 10 kg mass। तो आपके पास एक रॉड है, क्या है आपके पास? एक रॉड है। रॉड का मास आपको क्या मानना है? नेग्लिजिबल मानना है। ठीक है, एक चीज और, उस रॉड में आपके दो मास अटैच है, एक मास इधर अटैच है और दूसरा मास इधर अटैच है। इसमें एक चीज और बोला गया है कि एक का मास है 10 kg, दूसरे का मास है 20 kg। तो आपको क्या बताना है? द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg, मतलब इससे आपको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बतानी है। मान लीजिए ये है डिस्टेंस, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, तो इसे कह देंगे हम लोग x1। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नॉर्मली कितनी है? तो 10 मीटर का रॉड है, तो 10 मीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इसकी तो एक ट्रिक भी है वैसे, पर मैं पहले प्रोसीजर से बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा आपको ट्रिक से। ठीक है, एक बात बताइए, अगर मैं मान लीजिए ले लेता हूं एक एक्सिस, तो x सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा होता है नॉर्मल फार्मूला, होता है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैंने जो एक्सिस बनाई है, ये मैंने बनाई है एक वाई एक्सिस, ये मैंने बनाई है एक एक्स एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। तो जो 10 kg मास है वो है 0 पे, और जो 20 kg मास है वो कितने पे होना चाहिए? 10 मीटर का रॉड है तो 20 kg मास होना चाहिए 10 पे। तो m हो जाएगा 10 इंटू एक्स हो जाएगा 0 प्लस m2 हो जाएगा 20 और x2 हो जाएगा 10 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 10 प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। तो 20 इंटू 10 मतलब 200 अपॉन 30, 200 अपॉन 30 मतलब कि 20 अपॉन 3। 20 अपॉन 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया ऑप्शन नंबर बी में, मतलब करेक्ट ऑप्शन तो आपका यही होगा। क्या ऑप्शन होगा? 20 अपॉन 3। ठीक है, लेकिन एक चीज और, आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं। क्या है ये? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में आप क्या करोगे? जिस मास से आपको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में कहां से चाहिए? इस क्वेश्चन में हमें चाहिए 10 वाले मास से, इससे चाहिए सेंटर ऑफ मास, तो आप दूसरा मास इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन अपॉन दोनों का मास ऐड कर दो, है ना। मतलब अगर आपको COM चाहिए फ्रॉम M1, टू मास सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है ये ट्रिक। किसके लिए एप्लीकेबल है? टू मास सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है ये ट्रिक। ठीक है, तो क्या है, अगर आपको मास सेंटर ऑफ मास किससे निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको M1 से, तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2 इंटू x अपॉन M1 प्लस M2। ये ट्रिक अपने दिमाग में बांट लीजिए। टू मास सिस्टम में मान लीजिए एक मास है M1 और दूसरा मास है आपका M2। ठीक है, तो आपके लिए सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस M1 से क्या हो जाएगी? M2 इंटू x अपॉन M1 प्लस M2। ऐसा ही अगर सेंटर ऑफ मास बोल दे वो आपसे M2 से, तो वो क्या हो जाएगा? M1 इंटू x अपॉन M1 प्लस M2। मतलब दो मास सिस्टम में जो दूसरा वाला मास है इंटू टोटल दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट अपॉन दोनों के मास का सम। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, दो मास के सिस्टम के लिए हमेशा ये एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इस वाली ट्रिक से एक बार आंसर भी निकाल के देखें तो क्या हो जाएगा? आपको पता है M2 था कितना? 20, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 10 अपॉन दोनों का सम कितना था? 20 प्लस 10। तो फिर से निकल के आ गया आपका 200 बटे कितने निकल गया? 200 बटे 30। 200 बटे 30 का मतलब क्या हो गया? 20 बटे 3। तो वही तो आपका आंसर निकला था, आप पिछले पेज में देख भी सकते हो। ठीक है, तो नीट 2022 फेज 1 के क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 20/3। होपफुली आपने अभी तक स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ठीक है, देखते हैं, आया हुआ है आपका नीट 2021 में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है a ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strike the ground and rebound the same height. ठीक है, then magnitude of impulse imparted to the ball.
अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स को क्या कहते हैं? इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लोगे तो आप यहां पर क्या निकाल लोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स भी निकाल लोगे। ठीक है, मैं एक बार यहां पर लिख भी देता हूं कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में ऐसा साफ साफ लिखा गया है कि एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है। तो मान लीजिए कि हम एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, कितने हाइट तक? हाइट है आपकी 10 मीटर। ठीक है, बॉल का मास कितना है? 0.15 kg, 0.15 kg। ठीक है, ये मास है। अगर आप इस हाइट तक इसे ड्रॉप करते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स आपको बताना है। तो पहले आप तो फाइनल वेलोसिटी निकालिए कि फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी होगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो आपके पास एक फार्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। v स्क्वायर तो आपको निकालना है, u स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि बॉल को ड्रॉप किया गया है। इज इक्वल्स टू 2 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले से पता है कितनी होती है? 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 200। तो v की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 10√2। 10√2 मीटर पर सेकंड इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। समझ आया? 10√2 निकल के आई आपकी वेलोसिटी। अब एक बात बताइए, जब ये जमीन पे गिरा तो जमीन में गिरने के बाद दोबारा से ऊपर उसी पॉइंट तक पहुंच गया। अगर सेम पॉइंट तक पहुंच गया तो एक बात बताइएगा, मैं डेल्टा v की वैल्यू निकालूं। सॉरी, पहले आप ये देख लीजिए कि अगर वो रिबाउंड करके सेम वेलोसिटी में पहुंचेगा तो मान लीजिए इसके नीचे गिरने की वेलोसिटी आपने अभी निकाली है, कितनी है? वेलोसिटी इज इक्वल टू निकल के आई है 10√2 मीटर पर सेकंड। तो जब ऊपर जाएगा रिबाउंड करके तो वो भी वेलोसिटी होनी चाहिए आपकी 10√2 मीटर पर सेकंड, तभी तो वो सेम हाइट तक पहुंचेगा। ये कब होगी? जब आपको सेम हाइट तक पहुंचाना है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। तो एक बात बताइए, डेल्टा v की वैल्यू क्या हो गई? चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। मैं आपको बता देता हूं मैं ये क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू होता है m डेल्टा v। तो हमें चाहिए डेल्टा v की वैल्यू, तो इसलिए हम सबसे पहले इधर निकाल लेते हैं डेल्टा v की वैल्यू। डेल्टा v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कितना? 10√2 माइनस v इनिशियल कितना है? v इनिशियल है आपका नीचे की तरफ 10√2। v इनिशियल कितना है? नीचे की तरफ 10√2। तो मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ 10√2। तो 10√2 प्लस 10√2 है ना, तो इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा √2 10 प्लस 10 मतलब आ जाएगा आपका 20√2। 20√2 मीटर पर सेकंड आपकी डेल्टा v की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? डेल्टा p। डेल्टा p इज इक्वल टू मास कितना दिया गया था क्वेश्चन में? मास था आपका 0.15 kg। मास था आपका 0.15 मतलब कि 15/100 इंटू डेल्टा v की वैल्यू कितनी थी? 20√2। कोई डाउट? डेल्टा v की वैल्यू आपकी 20√2। ठीक है, 20 पंजे हो जाएगा क्या आपका? 20 पंजे हो जाएगा 100। ठीक है, और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, तो डेल्टा p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3√2 मीटर पर सेकंड। और डेल्टा p ही तो आपका चेंज इन इंपल्स है, सॉरी इंपल्स है। तो इंपल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंपल्स इज इक्वल्स टू डेल्टा p इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3√2 मीटर पर सेकंड। इंपल्स इज इक्वल्स टू डेल्टा p इज इक्वल्स टू 3√2 मीटर पर सेकंड। 3√2 मीटर। अच्छा, 3√2 को हमें आगे निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें अभी उस तरह के ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? 3 इंटू √2 कितना होता है? √2 हो जाता है आपका 1.4। तो 14 3 42, तो 1.4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 4.2। 4.2 इज द आंसर। 4.2 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ आपका, नीट 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ओह सॉरी एक पेज हमसे शायद एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इस पेज को हम बाद में रिमूव कर देंगे। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये है हमारा नीट 2022 फेज 1 में, नीट 2020 फेज 1 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two end of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का। इसे शॉर्ट ट्रिक से निकालें। चलिए फटाक से शॉर्ट ट्रिक से निकाल देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोल रहा है? द सेंटर ऑफ मास सिस्टम फ्रॉम अ 5 kg पार्टिकल इज। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए एक रिजिड रॉड है, सेम टू सेम क्वेश्चन है जो भी हम लोगों ने पीछे निकाला था। रिजिड रॉड में आपने एक साइड कनेक्ट कर दिया है 5 किलो का मास और दूसरे साइड कनेक्ट कर दिया है 10 किलो का मास,
और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है आपकी 1 मीटर। तो आपको 5 kg मास से निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो x सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m2 इंटू एक्स अपॉन ऑफ m1 प्लस m2। m2 कितना है 10, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 5 प्लस 10 मतलब 10/15 और 10/15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.67 मीटर। 0.67 मीटर इज योर आंसर। अच्छा, आपको ये सारे ऑप्शन किस में दिए गए, सेंटीमीटर में दिए गए। तो अगर आप 0.6 ओके, तो अगर आप 0.67 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा आपका 67 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 67 सेंटीमीटर, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से नीट 2019 में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कोलिजन का है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, एक बार आप पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। खुद से सॉल्व किया आपने, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग विद स्पीड u कोलाइड विद अनदर बॉडी ऑफ मास 2m, ओके सॉरी, बॉडी ऑफ मास 4m, ठीक है, मूविंग विद स्पीड, ठीक है, मूविंग विद स्पीड u कोलाइड विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट, ठीक है, वो रेस्ट पे है। The collision is head on and elastic. Collision कैसा है, head on है और elastic है नेचर में। After the collision, the fraction of energy lost आपको बतानी है by the colliding body age. Fraction of energy loss आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए बिफोर कोलिजन क्या स्टेट है दोनों का। बिफोर कोलिजन आपको बताना है सबसे पहले, है ना, सबसे पहले बिफोर कोलिजन बताना है। तो आपके पास देखिए बॉडी ए है, मास 4m की, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है, स्पीड u, और दूसरी बॉडी आपके पास मास 2m की और वो रेस्ट पे है, ठीक है, एट रेस्ट, ठीक है। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। तो देखिए बिफोर कोलिजन आपका ये मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है। जब दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो एक बात बताइए, बड़ी वाली बॉडी के पास स्पीड है, छोटी वाली बॉडी रुकी हुई है, तो कोलिजन करने के बाद दोनों इसी डायरेक्शन में चले जाएंगे ना। तो अगर आप आफ्टर कोलिजन वाला केस लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, देखिए हम लोग लिखेंगे आफ्टर कोलिजन। तो क्या होगा आफ्टर कोलिजन, ये जो 4 मास वाली बॉडी है, मान ली इसको वेलोसिटी मिल जाएगी सामने की तरफ v1, और सामने ये जो 2m वाली है इसको भी सामने की तरफ कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी जिसे मैं कह दूंगा v2। इसमें कोई कंफ्यूजन, ऐसा कुछ हो रहा होगा, इतना तो आप फिजिकली इमेजिन कर पा रहे हो ना, ठीक है। और अब आपको एक देखते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या लगा देंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, यहीं पे लगा देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या लगाना है हमें, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, लीनियर मोमेंटम हमारा कहता है कि मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, ठीक है। आगे लगाते हैं, देखिएगा मोमेंटम इनिशियल क्या हो जाएगा 4m into u, दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा देखिएगा 4m into u, u को थोड़ी सी बार प्रॉपर्ली बना देते हैं, ठीक है, 4m into u प्लस 2m into 0 इज इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा 4m into v1 प्लस 2m into v2, 4m into v1 प्लस 2m into v2। समझ आया? ये हम लोगों ने लगा दिया मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम लोग आगे सॉल्व करें, देखिए m तो कट ही जाएगा, एक बार नेक्स्ट पेज लगा के दोबारा से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, हम लोगों ने अभी लगाया 4m into u प्लस 2m into 0, एक बार लिख लेते हैं फिर से। क्या लिखा था हम लोगों ने लिखा था 4m into u प्लस 2m into 0 तो हट ही गया है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4m into v1 प्लस 2m into v2, ठीक है। एक काम करते हैं, चलिए हम लोग 4m 4m को एक तरफ ला लें, या फिर v1 v2, एक काम और कर सकते हैं ना, पूरे इक्वेशन को 2m से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2m से। तो पूरे इक्वेशन को अगर आप 2m से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2mu इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2m v1 प्लस, अच्छा अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 से डिवाइड किया है, ठीक है, प्लस ये बन जाएगा m into v2। m से भी डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, तो m से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 2u इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2, 2u इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2, 2u इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। क्या बन गया इक्वेशन 2u इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2। अब एक चीज क्वेश्चन में दी गई है, क्या दी गई है कि आपका जो कोलिजन है वो हेड ऑन और इलास्टिक कोलिजन है। तो हेड ऑन और इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी बन जाती है, वो बन जाती है हमारे लिए 1, e की वैल्यू हो जाती है हमारे लिए 1। और अगर e की वैल्यू हमारे लिए 1 है और आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या फार्मूला होता है,
फाइनल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा v2 माइनस v1 अपॉन ऑफ u1 माइनस u2। ठीक है, v2 माइनस v1 तो हमारा एज इट इज रहेगा अपॉन u1 माइनस u2 की वैल्यू आपको पता है u है, u माइनस 0 मतलब u। ठीक है, e की वैल्यू तो आपकी 1 है, तो आपको एक चीज समझ में आ गया ना कि u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v2 माइनस v1। आगे आगे ये निकल के u इज इक्वल टू v2 माइनस v1। एक काम करते हैं, देखिएगा इसे हम दूसरा इक्वेशन कह देते हैं। अब एक काम करिए, क्या किया जाए कि हम इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज तीसरे कलर से की जाए तो ज्यादा अच्छी रहेंगी। क्या, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा 2u में एक u चला गया तो आ गया आपका u इज इक्वल टू 2v1 में एक v1 ऐड हो गया तो आपका क्या हो जाएगा 3v1 प्लस 2v1 सॉरी क्या था आपका v2 में एक v2 चला गया तो आ गया आपका 0, तो u इज इक्वल टू 3v1 निकल के आ गया, u इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया 3v1। तो अगर आपके पास u इज इक्वल टू निकल के आता है 3v1 तो v1 इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा u बाय 3। ठीक है, v1 इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा u बाय 3। ठीक है, तो आगे देखते हैं v2 इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, तो u माइनस u बाय 3। v2 इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा u माइनस u बाय 3, तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2u बाय 3। v2 इज इक्वल टू निकल के आ गया 2u बाय 3, तो v1 इज इक्वल टू निकल के आ गया u बाय 3 और v2 इज इक्वल टू निकल के आ गया 2u बाय 3। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे एनर्जी का चेंज, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी चेंज बोला है ना क्वेश्चन में, बोला है आफ्टर कोलिजन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बताना है। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट मतलब एनर्जी लॉस्ट अपॉन टोटल एनर्जी। ओके, एनर्जी लॉस्ट आपको निकालना है, एनर्जी लॉस्ट मतलब क्या हो गया आपका एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल अपॉन एनर्जी इनिशियल, इसकी वैल्यू निकालनी। तो EL की वैल्यू क्या निकल के आएगा, EL मतलब एनर्जी लॉस्ट। एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या है, हाफ m मतलब कि हाफ mv स्क्वायर मतलब 1/2 into 4m into u स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है आपकी, ठीक है u स्क्वायर ही कर लेते हैं, माइनस फाइनल एनर्जी कितनी बची आपकी, तो फाइनल एनर्जी निकल के आ जाएगी 1/2 इंटू एक बार हम लोग अलग अलग से निकाल देते हैं, देखिएगा 1/2 इंटू m इंटू u बाय 3 का स्क्वायर। ओके, फाइनल है। ओके, फाइनली अगर आप देखोगे तो फाइनल आपके पास जो एनर्जी बची है, ओके ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी को हम ऐड ऑन करेंगे। एक काम कर लेते हैं ना, देखिए अगर आप देखोगे कि 1/2 इंटू m इंटू स्क्वायर, ठीक है दो ऑब्जेक्ट है, फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी हम लोगों को निकाल दी है दोनों ही केस में, तो हाफ mv स्क्वायर हाफ mu स्क्वायर अपॉन हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 4m के पास आपकी u वेलोसिटी है। एक चीज अगर और देखी जाए, ठीक है फाइनल एनर्जी कितनी है 1/2 इंटू 4m इंटू u बाय 3 प्लस 1/2, इसको हम लोग साथ में प्लस कर देंगे, 1/2 इंटू 2m इंटू क्या हो जाएगा 4/3 की जगह हम लोग लिखेंगे कि सॉरी u/3 की जगह लिख देंगे 2u/3 अपॉन ऑफ इनिशियल लिखना है मतलब 1/2 इंटू 4m इंटू u स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन है, कंफ्यूज मत होइएगा आप, है ना। आगे सॉल्व करते हैं, तो एनर्जी लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक काम करिए 1/2 इंटू m को आप बाहर निकाल लीजिए, है ना। 1/2 m को बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा आपका 4u स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, देखिएगा इधर भी आप 1/2 m को तो बाहर निकाल चुके हो, तो ये क्या बचेगा आपका 4u/3 अच्छा 4u/3 नहीं 4 इंटू यू स्क्वायर बाय 9, 4 इंटू यू स्क्वायर बाय 9 प्लस 1/2 को बाहर निकाल चुके हो तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू नहीं 8 हो जाएगा, 8 यू स्क्वायर बाय 9 अपॉन ऑफ क्या है, अपॉन ये आपका 1/2 m, तो फिर से बाहर इधर भी देखिए 1/2 m हम लोगों ने दोनों साइड से निकाल के काट आ दिया है, तो कट कर दिया तो क्या बचेगा आपका 4u स्क्वायर। तो एनर्जी लॉस निकालते, देखिए क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ा है, मैंने इनिशियली भी आपको कहा था क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त, तो एनर्जी लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 4u स्क्वायर। एक काम करते हैं 9 यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कॉमन, ठीक है तो 9u स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा देखिए ऊपर साइड हम लोगों ने ले लिया 9 कॉमन, तो 9 कॉमन तो 9 4 36u स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका, माइनस हो गया आपका 8 ये 2 गया 12u स्क्वायर,
12u स्क्वायर अपॉन ऑफ क्या हो गया है 4u स्क्वायर अपॉन ऑफ 4u स्क्वायर अपॉन ऑफ 4u स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो गया ये 36 माइनस 12 मतलब 24 u स्क्वायर अपॉन ऑफ 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 u स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये फ्रैक्शन क्या निकल के आ गया, फ्रैक्शन आपका निकल गया 2/3। फ्रैक्शन आपका क्या निकल के आ गया, फ्रैक्शन आपका निकल के आ गया 2/3। एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया है क्या। ओके, ऑप्शन 2/3 है नहीं। एक काम करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को अभी के लिए थोड़ा लेफ्ट करते हैं, दोबारा से एक बार देख लेंगे। कहीं पे हमसे वैसे थोड़ा मिस्टेक हुई है। ठीक है, v = v1। ओके ऑलराइट, ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप करते हैं, एक बार चेक कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे। क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ा था। चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन आया हमारा नीट 2018 में। तो देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है मूविंग ब्लॉक ऑफ मास m कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m। ठीक है, आगे द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। तो लाइटर ब्लॉक रेस्ट में हो जाएगा आफ्टर कोलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है लाइटर ब्लॉक की v, देन वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, नीट 2018 का क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 4m। ठीक है, द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन, देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v, देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको बतानी है। क्या है, एक ब्लॉक है आपका मास m का, दूसरा ब्लॉक है आपका मास 4m का। एक चीज और क्वेश्चन में लिखी गई है, क्या लिखी गई है कि इनिशियली इसे हम v वेलोसिटी से चलाते हैं, तो जब ये इससे मतलब टकराएगा तो ये वाला मास रेस्ट पे आ जाएगा। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको इस क्वेश्चन में बतानी है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू। तो क्या करोगे आपको एक बार सबसे पहले लगाना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लगाना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, मोमेंटम कंजर्वेशन m इंटू वी प्लस 4m इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू 0 प्लस 4m इंटू, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v डैश हो जाएगी। ठीक है, तो आपको तो कुछ चीज दिख रही होगी कि ऑलरेडी कट गई है, जैसे 4m इंटू 0 0, m इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा m इंटू v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4m इंटू v डैश। ठीक है, एक m से एक m कट गया तो v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका v/4। v डैश इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा आपका v/4। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो जाता है v डैश अपॉन v, मतलब फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा v डैश अपॉन v। v डैश की वैल्यू आपने कितने निकाली, वो निकाली आपने u/4। कितने निकाली, u/4 अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, तो आपकी u थी, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आ गई 1/4 मतलब कि 0.25। ठीक है, चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है ये क्वेश्चन, सॉरी किस ऑप्शन में दिया गया है ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीट 2018 का ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आया हुआ हमारा नीट 2017 में। ठीक है, क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली विजिबल है, होपफुली होगा, और आपने अभी तक पॉज करके सॉल्व कर भी लिया होगा। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर बताना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ऑलवेज तो नहीं होगा, तो किस कंडीशन में आपका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कोइंसाइड करता है, ये कोइंसाइड करता है ओनली फॉर सिमेट्रिकल बॉडी। ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर सिमेट्रिकल बॉडी। ओनली फॉर सिमेट्रिकल बॉडी, लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहां क्वेश्चन पे बोला गया है ऑलवेज। ऑलवेज के कारण ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑफ द बॉडी इज 0। क्या ये सही है, नहीं, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट नहीं है जहां पे आपका ग्रेविटेशनल टॉर्क 0। तो कौन सा वो पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपका ग्रेविटेशनल टॉर्क जो होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है 0, ना कि सेंटर ऑफ मास में। तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो क्या कपल दोनों ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन करवाता है, नहीं, कपल ओनली रोटेशनल मोशन करवाता है। क्या करवाता है, ओनली रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं आखिरी, होपफुली ये तो सही होना चाहिए। क्या बोल रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। अच्छा, एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 है मींस दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। अच्छा, आपने स्मॉल एफर्ट लगाया और लार्ज लोड को लिफ्ट कर लिया, थोड़ा सा दम लगा के आपने बहुत ज्यादा लोड को लिफ्ट कर लिया, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो सिर्फ चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होना चाहिए, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज ओनली करेक्ट। जो ऑप्शन गलत है उसके भी मैंने आपको प्रॉपर रीजन दे दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नीट 2017 का क्वेश्चन आपको ये प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका, ठीक है, नीट 2016 फेज 2 का क्वेश्चन। ये एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फर्क है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पीछे भी किया था, उससे यहाँ पर फर्क ये है कि पिछली बार जो एंगल था आपका वो वॉल की तरफ से दिया गया था, इस बार एंगल दिया गया है आपका ये हॉरिजॉन्टल की तरफ से। आपको एक बात बताऊं, आपको यहाँ पर अगर चेंज इन मोमेंटम बोल रहा है, देखिए आपको मैं बताता हूं, एक ट्रिक है, प्यारी सी ट्रिक लिख लीजिए। क्या कहती है ट्रिक, कि आपको निकालना है इंपल्स। इंपल्स इज इक्वल टू, आपको पता होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम आपको दो कंडीशन में निकालना होता है। अगर आपको अलोंग वॉल एंगल दिया हो, अलोंग वॉल दिया हो एंगल, तो आपको डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है क्या, 2mv sin थीटा। और वहीं अगर आपको डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है और आपको एंगल दिया हो अलोंग हॉरिजॉन्टल, एंगल किधर दिया हो, एंगल दिया हो अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग हॉरिजॉन्टल आपका एंगल दिया हो, तो उस वक्त पर डेल्टा बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो हो जाती है आपकी 2mv cos थीटा। याद रखिएगा। अब इस बार एंगल किधर दिया है, इस बार एंगल दिया है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो आपकी डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी 2mv cos थीटा। मतलब 2 इंटू मास कितना दिया गया है क्वेश्चन में, मास है आपका, मास दिया ही नहीं हुआ, m लिखना है हम लोग को, मास है ना, ठीक है। तो 2 इंटू m इंटू वेलोसिटी लगाना है, और cos थीटा की वैल्यू क्या लिख देना है, cos थीटा की वैल्यू में लिख देना है cos 60 डिग्री। क्या लिखना है, cos 60 डिग्री। आगे सॉल्व करें तो 2 इंटू mv इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो हो जाती है 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो आपके चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, mv। तो ये ट्रिक आप याद रख लीजिए, इससे आपका पुराना वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है और ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आ गया आपका, mv, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, नीट 2016 फेज 2 का ये क्वेश्चन है। और आपको इससे एक नया कंसेप्ट भी सीखने को मिला होगा कि जब भी ऐसा वाला सवाल आए कि आपकी वॉल है, वॉल में आपने बॉल को स्ट्राइक किया और वो रिफ्लेक्ट हुआ, तो आपको ये देखना है कि एंगल कहां दिया है। एंगल आपको दिखा तो आपने चाहे ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला लगा के तुरंत आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी अभी तक ले लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा नीट 2016 फेज 2 में फिर से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल बॉल A and B having same velocity 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second respectively collide elastically in one dimension। ठीक है, कैसा कोलिजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, collide elastically in one dimension, the velocity of B and A after collision is। तो एक बात बताइए, जब आपका वन डायमेंशन कोलिजन होता है, एक चीज और क्वेश्चन में दी गई जो हम लोगों ने अभी तक अच्छे से हाईलाइट नहीं करी, टू आइडेंटिकल बॉल। आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया गया होगा कि जब दो आइडेंटिकल बॉल हैं, टू आइडेंटिकल बॉल है, क्या है आपका, टू आइडेंटिकल बॉल। तो आइडेंटिकल का मतलब यहां पे क्या होगा कि उसका मास भी सेम होगा और उसका डायमेंशन भी सेम होगा। तो अगर उसका मास और डायमेंशन सेम निकल के आ रहा है तो होता क्या है, आपकी एक बॉल दूसरी बॉल से टकराई तो दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इंटरचेंज, वेलोसिटी इंटरचेंज। वेलोसिटी इंटरचेंज का मतलब क्या हो जाएगा, ए की वेलोसिटी हो जाएगी बी वाली और बी की वेलोसिटी हो जाएगी ए वाली। तो ए की वेलोसिटी क्या दी हुई थी, ए की वेलोसिटी आपको दी गई थी क्वेश्चन में 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड। और बी की वेलोसिटी क्या दी गई थी क्वेश्चन में, बी की वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दी गई थी -0.3 मीटर पर सेकंड, -0.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर आपकी ये दोनों वेलोसिटी दी गई थी, तो अगर हम क्या करें, हम लोग को इन दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज कर देना, मतलब बी की वेलोसिटी हो जाएगी ये और ए की वेलोसिटी हो जाएगी ये। कितनी निकल के आई हमें क्वेश्चन में बोला। अच्छा एक चीज और कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत मतलब बारीकी से क्वेश्चन दिया गया है। आपको बोला है वेलोसिटी बताना है आपको बी और ए की, ना कि ए और बी की। इस तरह में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। बी की है 0.5, ए की है 0.3, बी की है
0.5 और एक ही है -0.3। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था और जल्दी जल्दी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन अभी तक समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा आया है नीट 2016 फेज 2 में, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? A bullet of mass 10 gram moving horizontally with velocity of 400 meter per second strike a wooden block of mass 2 kg which is suspended by a light inextensible string of length 5 meter, ठीक है। तो आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना बोला गया है? ब्लॉक का मास बोला गया है आपके पास 2 kg और एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ आपसे बोला गया है, अलग से कुछ बताया तो नहीं गया है। 400 strike wooden block suspended by line, अच्छा इसकी लेंथ आपको दी गई है कितनी? लेंथ आपको दी गई है 5 मीटर। एज अ रिजल्ट, ठीक है, तो और हुआ क्या है, इसमें आपकी एक बुलेट है, ठीक है, बुलेट जिसका मास कितना है 10 ग्राम, वो 400 मीटर पर सेकंड, कितनी स्पीड से? 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसमें जाके टकराती है खटाक से। जब ये जाके टकराएगी तो क्या होगा? ठीक है, एज अ रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक वाज फाउंड टू बी रेज्ड बाय 10 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका 10 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या बताना है उसके आगे? द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट इमर्ज आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक विल बी, तो देखिए बुलेट इससे टकराती है, आगे जाती है और पार कर जाती है, ठीक है। तो इस केस में आपको बताना है कि आपका टोटल फाइनल वेलोसिटी, मतलब बुलेट जो है आपकी वो किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कौन सा कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा? देखिए इस वक्त पे वेलोसिटी का भी चेंज देखने को मिला है और डिस्टेंस भी ऊपर शिफ्टिंग हुई है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? ऐसे कंडीशन में हम लोग लगाते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगाते हैं? मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या कहता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कहता है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। यही कहता है मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। तो चलिए हम लोग लगा देते हैं आगे। तो आपको पता है कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो थी क्योंकि वो इनिशियली ग्राउंड लेवल पे था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चाहे तो करेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग इसी ब्लॉक को थोड़ा सा ऊपर बना दें। क्या कर रहे हैं? इसी ब्लॉक को थोड़ा सा ऐसा ये नॉर्मल बनाया और इस ब्लॉक को हमने थोड़ा सा ऊपर बना दिया। पहले इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं थी, अब इसकी सेंटर ग्रेविटी यहाँ कहीं है, तो आपने कह दिया कि ये जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? वो डिस्टेंस है आपकी 10 सेंटीमीटर। आया समझ? ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है आपकी 10 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व करें। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा आपका कितना? वो निकल के आ जाएगा आपका 0 क्योंकि ग्राउंड लेवल पे है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 इनटू मास कितना है? इनिशियल मास आपको पता है कि 10 ग्राम ही है, 10 ग्राम ही आपका मास माना जाएगा इनिशियल केस में, है ना। इज इक्वल्स टू देखिएगा mgh, इसे मैं मान लेता हूं m into v स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कुछ और काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो जाएगा क्योंकि वो आगे जाके तो रुक ही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका mgh, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। अभी देखिए हुआ क्या है कि इनिशियली ये उस कंडीशन की बात की जा रही है जब बुलेट इस पे इमर्ज कर रही है, उसी इंस्टेंट की बात की जा रही है, और ऊपर बुलेट इसके अंदर है, अभी बाहर नहीं निकली है। दोनों कंडीशन को याद रखिएगा, इसलिए दोनों कंडीशन में अभी आपका मास हम सेम ही मानेंगे। तो अगर आप सेम मानोगे तो आपका यहाँ से मास कट जाएगा और ये 2 उधर चला जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? मैं इधर लिख देता हूँ, देखिएगा पहले v स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा आपका 2gh, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू आप कह लो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा √2gh, ठीक है। इतना कांसेप्ट समझ में आया? पहले समझिएगा कि ये दो किस केस की बात की जा रही है। इनिशियली जब बुलेट यहाँ पे अंदर जाएगी, इसे स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो इसके अंदर, दोनों ही केस में ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। बस यहाँ पर पोजीशन शिफ्टिंग की बात हो रही है। समझ आ रहा है प्रॉपर्ली? ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि वेलोसिटी कितनी हुई। तो अब जब आपको वेलोसिटी पता चल गई तो अब आप इसके आगे लगा दोगे मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लगा दोगे? मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है? मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू हो गया आपका मोमेंटम फाइनल। मतलब क्या हो जाएगा? देखिएगा दो ब्लॉक है, मास दोनों का अलग अलग दिया गया होगा, एक का मास, ठीक है, एक का मास है 2 kg, दूसरे का मास है 10 ग्राम, है ना। तो m1u1 प्लस m2u2 ऐसा लिख लेते हैं। चलिए क्या लिखेंगे? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, देखिए, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है? 10 ग्राम, मतलब 10/1000 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 400,
प्लस m2 का मास कुछ भी हो, वेलोसिटी 0 है, इसलिए आपको लिख देना है यहाँ पे 0। आगे देखिएगा, आगे जब ब्लॉक ऊपर पहुंच रहा है उस वक्त पर क्या हो रहा होगा, आपको पता है कि उस वक्त पर आपके दोनों के पास वेलोसिटी होगी, है ना। अगर आप देखोगे कि वेलोसिटी होगी कितनी, हम लोगों ने यहाँ पे निकाला गया है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू है आपके पास √2gh, है ना। एक बार हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल भी लेते हैं, देखिएगा वो यहाँ पे निकल जाएगी। एक काम करते हैं, इधर साइड पे वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, √2 इंटू जी की वैल्यू है 10 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट की वैल्यू है आपके पास 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100 मीटर। तो समझ रहे हो, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा कि उस वक्त पर आपके पास जो ब्लॉक है, दोनों का सिस्टम है, सिस्टम का मास जो है, मतलब जो आपका पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम का वेलोसिटी निकल के आई है √2। उस सिस्टम की वेलोसिटी कितनी निकल के आई है, √2। तो देखिएगा इसका देखोगे तो m1 मतलब कि 10/1000 इंटू इसकी वेलोसिटी तो हमें क्वेश्चन में निकालनी है, प्लस इसकी वेलोसिटी जिसका मास कितना है आपका, इसका मास है आपका 2 kg, प्लस इसकी वेलोसिटी आपने निकालनी है √2। इसकी वेलोसिटी कितनी निकाल ली है आपने, √2 निकाल ली है। ठीक है, आगे सॉल्व करें, होपफुली इतना तो समझ में आ गया होगा आपको अभी तक। चलिए जल्दी जल्दी एक बार कट करते हैं। तो कट करना है अगर, तो ये 2 0 से आपका ये 0 कटा, ये 0 से आपका ये 0 कटा, तो ये आ गया आपका 4 इज इक्वल्स टू v1/100 प्लस 2√2। 4 इज इक्वल्स टू v1/100 प्लस 2√2। ठीक है, आगे सॉल्व करें इसे। तो 2√2 को आप कितना लिखना चाहोगे, 4 इज इक्वल्स टू v1/100 प्लस 2 इंटू 1.4। इसे आगे लिखें अगर तो v1/100 प्लस 1.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2.8। और 2.8 को इस 4 से माइनस करोगे तो 4 माइनस 2.8 एक्चुअली में बन जाएगा हमारे पास 1.2। तो 1.2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1/100। 1.2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1/100। तो आपके v1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मैं इधर लिख देता हूं, देखिएगा v1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.2 इंटू 100, मतलब v1 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 120 मीटर पर सेकंड। कितने निकल के आ जाएगी, v1 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 120 मीटर पर सेकंड। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया प्रॉपर्ली आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ओके तो बंद करना है तो किया कि नहीं आपने, नहीं, मैं सोचा तुम बाद में बोलते होगे, चलो कट कर।